नाज़रीन, इमरान खान आखिर चाहते क्या है? कभी खूरेजी की धमकी देते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को अल्लाह के वास्ते देते हैं, कभी मार्शल लॉ लगाने के सवाल पर कहते हैं लगाना है तो लगा दें, कभी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाते हैं कि वो तो चोरों के साथ खड़ी है और जो चोरों के साथ खड़ा होगा वो उन्हीं के साथ रंगा जाएगा। कभी फौज से कहते हैं कि वो अपने आईनी किरदार के मुताबिक गैर जानिबदार न रहे बल्कि उनका साथ दे। जब फौज की जानिब से उस बात पर इसरार किया जाता है कि आइन के तहत गैर जानिबदार रहना ही फौज का किरदार है, तो इमरान खान अस्करी क़यादत के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, उन पर सहाफ़ियों को हरासा करने की तोहमत धरते हैं, अरशद शरीफ के कत्ल पर भी उन्हीं की जानिब उंगली उठाते हैं, अपनी नाअहली के फैसले में भी उन्हीं की जानिब इशारा करते हैं। आदम सवाती शहबाज गिल को बरहना करने का कसूरवार ठहराते हैं। फौज मुखालिफ सियासत करने वाले यही इमरान खान आज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी उनकी जमात को फौज से लड़वाने की साजिश कर रहे हैं। बयानात के इस तजाद से समझ नहीं आती कि आखिर इमरान खान चाहते क्या है। कानून की बालादस्ती की बात भी कर रहे हैं और वोट या खूनरेजी के दरमियान एक ऑप्शन की भी बात कर रहे हैं। आखिर इमरान खान किसका खून बहाना चाहते हैं? क्या इमरान खान के लिए अपनी ख्वाहिश किसी के खून से भी कीमती हो गई है? तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से बंदूकें और असलहा लेकर जाने की बात भी सामने आई। अगर रियासती इदारे के एहलकारों ने इनका रास्ता रोका तो वो तो हुकूमत का हुक्म मान रहे होंगे। क्या इस बात पर भी PTI की जानिब से उन पर गोलियां बरसाई जाएंगी? इमरान खान अब तो अवाम से यह भी कहने लगे हैं कि चौकीदार से पूछा जाए इसे तनख्वाह किस बात की दी जाती है, तो क्या चौकीदार को तनख्वाह इस बात की दी जाती है कि वो इमरान खान की हिमायत करे? अब ये बातें भी सामने आती हैं कि इमरान खान ने फौज से बाकायदा मुतालबात किए थे कि वो उनकी अपोजिशन करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करे। DGISI ने इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया था कि इमरान खान ने इनसे कहा है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत नहीं बल्कि अपोजिशन है। अब सहाफ़ी हामिद मीर ने यह इंकशाफ किया कि इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा आर्मी चीफ से भी किया था। सवाल यह भी पैदा होता है कि आज गैर जानिबदार होने की वजह से इमरान खान सिपह सालार को तनकीद का निशाना बनाते, लेकिन उसी सिपह सालार को साथ देने की शर्त पर मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश भी की थी। फौज ने वाज़े किया कि इमरान खान की तनकीद इस वजह से नहीं कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया, बल्कि इस वजह से है कि उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी काम करने से इनकार किया। इस पर इमरान खान ने कहा कि सिर्फ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा ही तो किया है, क्या फौज से इलेक्शन का मुतालबा करना कोई गैर आईनी मुतालबा है? तो ISI का सरबराह भी इसलिए नहीं बदलना चाहते थे क्योंकि ऑपोजिशन इनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेकर आ रही थी। वो तो बजट की मंजूरी के लिए भी अराकीन की बजाय एजेंसियों से राब्ता करते थे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए अपोजिशन से मुशावरत भी इस्टेब्लिशमेंट से कराते थे। यहां तक कि सहाफ़ियों को इमरान खान के हक में रिपोर्टिंग की हिदायत भी फौज की जानिब से ही जारी की जाती थी। क्या इमरान खान अभी भी फौज से यही ताउन मांग रहे? यानी इमरान खान फौज से ही चाहते थे कि वो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को भी नाकाम बनाए, फौज से ही चाहते थे कि बजट भी मंजूर कराए, फौज से ही चाहते थे कि सियासी मामलात पर अपोजिशन से मुज़ाकरात भी करे, फौज से ही चाहते थे कि अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करे। अब फौज से ही चाहते हैं कि इलेक्शन भी कराए जाएं, और जब फौज ने खुद को सिर्फ अपने आईनी जिम्मेदारी तक महदूद रखा तो इस पर तनकीद करते हैं, खूरेजी की धमकी देते। आखिर इमरान खान साहब चाहते क्या है? जवाब लेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। सवाल मैंने बहुत से कर दिए, आपसे अभी नहीं करूंगा। यही सवाल है मेरा कि आखिर इमरान खान साहब चाहते क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। अली हैदर साहब, इस कलम की बड़ी हुर्मत है और इस कलम का तकाजा यह है कि जो भी बात की जाए वो गैर जानिबदार रह के की जाए और उसमें किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना किया जाए। अभी जो मेरी गुफ्तगू से पहले जितनी बात हुई है, ऐसे है जैसे इमरान खान साहब पे चार्जशीट करने के लिए बाकायदा एक मुकदमा बनाया गया है और मैं इमरान खान साहब की तरह एक मुल्जिम के तौर पे जवाबदेह हूँ। मुल्जिम अली हैदर साहब वो लोग क्यों नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को इस जहद तक पहुंचाया है? आज वो लोग जिन पे अरबों रुपए के करप्शन के स्कैम्स हैं और जो पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं, वो नैब लॉज को चेंज करके अनानी इक़्तिदार में बैठे हैं और अशराफिया हमेशा की तरह अशराफिया बनी बैठी है। उनके खिलाफ कब चार्जशीट होगा? उनसे कब ऐसे सख्त सवाल होंगे? और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब सारी स्टेटस को एक पेज पे हो तो जो उसको चैलेंज करे वही
मुलजिम और मुजरिम दोनों ठहरते हैं। आपने पूछा कि इमरान खान चाहते हैं, इस छोटे से इब्तिदाइये में इमरान खान साहब पे खून बहाने का भी इल्जाम लगा कि शायद कोई खून बहाना चाहते हैं, शायद कोई मुसल्लह जत्थे लेके आना चाहते हैं, शायद इमरान खान साहब पाकिस्तान की फौज और कौम को खुदा न खास्ता कोई लड़ाना चाहते हैं। ये सारी बातें तो ऐसी हैं जैसे ये बयानिया पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और मुल्क के हर दिल अजीज लीडर क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन है। अगर इस सोच के साथ हमने आगे जाना है तो उसमें तो मुझे तो तसादम ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर हमने इस सोच के साथ आगे जाना है कि सबसे पहले ये एक्सेप्ट करें कि कुछ गलत हुआ है, सबसे पहले ये एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान में एक जायज हुकूमत को रात की तारीकी में जमी बोस किया गया, जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि कुछ गलत हुआ है तो फिर ही हम ठीक होने की तरफ जा सकते हैं। मेरे छोटे भाई अली हैदर साहब, आपने पूछा कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। इमरान खान साहब एक आजाद शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि बैनुल अक़वामी ताकतों बिलखुसूस अमरीका की ईमा पे जो मेरी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद को कामयाब होने दिया गया, उस अदम एतमाद पे बनने वाली हुकूमत को खत्म करके मुझे दोबारा वजीर आज़म हाउस में बिठाओ या मुझे हुकूमत दिलाओ या मुझे वजारतें दिलाओ। नहीं, वो ये कह रहे हैं ये इख्तियार बंद कमरों से उठा के खुले मैदानों में पाकिस्तान के गरीब अवाम के आंगन में डाल दो। वो फैसला करें कि उनको इमरान खान चाहिए, उनको शहबाज शरीफ चाहिए, उनको जैद बकर अमर चाहिए, लेकिन खुदारा ये ना करें कि पहले तो आपने एक बैनुल अक़वामी मुदाखलत के जरिए पाकिस्तान की एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा। वो मुल्क जो 6 की GDP से तरक्की कर रहा था, आज 1-2 के बीच में जो है आपकी GDP पहुंच गई है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली तबाही के दहाने पे पहुंच गया है, डिफॉल्ट के करीब है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे। तो मेरे भाई, ऐसी हालत में इमरान खान साहब अगर एक लॉन्ग मार्च लेके आगे हैं, उसको बर्दाश्त किया जाए। और उनकी जो जायज डिमांड है हमारी वो ये है कि इलेक्शन डेट दी जाए ताकि ये फैसला हो जाए और अवाम अपने काम में लग जाए और जो सियासतदान है वो अपने काम में लग जाए और जो इदारे हैं वो गैर जरूरी तनकीद के जद से जो है वो फारिग हो जाए, वो अपने डिफेंस में जो उनका काम है उसमें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में बार बार आपने ये नुक्ता उठाया कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो इलेक्शन में अपना रोल अदा करें। तो जहां तक एस्टैब्लिशमेंट का ये इनकी एक सोच है कि वो सियासत से दूर होना चाहते हैं, ये अच्छी सोच है। लेकिन क्या वो 100% दूर हो गए हैं? क्या अली हैदर साहब आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि उनका कोई रोल नहीं है? मैं समझता हूं कि अगर वो सियासत से दूर हो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन रोल उनका बहरहाल है और उस रोल को पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल करते हुए अगर हम पाकिस्तान में एक फ्रेश इलेक्शन करा दें तो बहुत सी चीजें जो एबनॉर्मल हो गई हैं, बहुत सी जो तनकीदें हो रही हैं, सबके दामन पे छींटे पड़ रहे हैं अली हैदर साहब, वो सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा और कौम को एक आगे का रास्ता मिलेगा। हमारी एक पुरअमन सियासी तहरीक है, दोबारा मैं कहना चाहता हूं, कोई किसी के खून बहाने के लिए नहीं निकला, कोई असलहा लेके किसी को मारने के लिए नहीं निकला। ये हमारे पीछे हमारे साथ जो अवाम है, जो बच्चे हैं, जो खवातीन हैं, जो फैमिलीज हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, देहान हैं, जो एजुकेटेड क्लास है, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये पाकिस्तानी हैं। इनसे डरने की बजाय इनकी आवाज सुनी जाए अली हैदर साहब। चलें, ये सर आपने बड़ा तफसीली और बड़ा बेहतरीन जवाब दिया अली मोहम्मद साहब। सर मैं एक सिर्फ चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सर ये आपने चार्जशीट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप मेरे बड़े भाई हैं, काबिल इज़्ज़त हैं सर। आप यकीन कीजिए जिनका आपने शिकायत की कि उनसे पूछा क्यों नहीं जाता, जब वो मेरे प्रोग्राम में आते हैं सर तो यकीन कीजिए ऐसे ही मेरी पूरी एक जिसे कहते हैं ना, जिसको आप चार्जशीट कह लें, वो होती है और ऐसे ही कड़े सवाल उनसे होते हैं। क्योंकि आज आपने शरफ बख्शा आने का तो फिर आपसे हमने ये जरूरत करी सख्त सवाल करने की। अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ सर आपने बड़ी अच्छी बात, हमेशा आता हूँ सर, नहीं आप हमेशा आते हैं, आप बड़े भाई हैं सर। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं सर। आपने कहा कि उनका रोल अब भी है, आपको लगता है कि वो अब जासूस से दूर होना चाहते हैं लेकिन अभी ना हो, अपना ये आखिरी रोल किरदार अदा करें और उसके बाद फिर जो मर्जी करें या फिर कम से कम डिफेंस का काम करें। सर इस बात की क्या गारंटी है कि वो एस्टैब्लिशमेंट जो पिछले 70 साल से सियासत पे किरदार निभाती रही है, आज अगर उसने फैसला कर लिया है, इस बात की क्या गारंटी है कि आप दोबारा उनको खींच के वापस सियासत में लेकर आ रहे हैं तो वो आगे अपना किरदार नहीं निभाएंगे? एक दूसरा ये कि सर अगर एक सबसे मुश्किल काम था एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से दूर करना, आज वो खुद दूर हो गए हैं सर। अगर आप चंद महीने और सब्र कर लें, इलेक्शन अपने वक्त पे हो जाए तो ये बखेड़ा खत्म ना हो जाए सर, वो भी सियासत से दूर रहे, आपका काम भी हो जाए, आवाम तो पहले आपके साथ है। अली हैदर साहब सिर्फ बयानात से ऐसा नहीं होगा।
अमल से उसको करके दिखाना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो मुल्क में हालात हैं ये नॉर्मल नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो आजम सवाती साहब चीख रहे हैं, कोई इनकी बात पे क्यों नहीं कान धर रहा? एक सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन बात कर रहा है, वो बेशक वो गलत कर रहा है, मैं कहता हूं वो सारी बातें उनकी गलत हैं, उसको सुना तो जाए, सोचा तो जाए कि एक सीनियर तरीन आदमी क्या कह रहा है। ये जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ है, क्या ये आम हालात हैं? ये जो अभी आप ही के हम पेशा मुल्क से बाहर चले गए हैं, उनको कोई बाहर जाने का शौक है? वो कोई अभी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वो सयाह हैं, वो इब्न बतूता हैं जो चले गए हैं? क्यों मुल्क छोड़ के चले गए हैं? अगर उनको गलत इतलात भी हैं, ये मैंने कल भी अपने वीलॉग में ये बात की है और आपके प्रोग्राम में भी आज ये बात कर रहा हूं जी। ये इस हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये हुकूमत जो है राब्ता करे डॉक्टर मोईद पीरजादा से, ये हुकूमत राब्ता करे इमरान रियाज खान से, ये हुकूमत राब्ता करे भट्टी साहब से, ये हुकूमत राब्ता करे साबिर शाकिर साहब से, उनको कहे कि हुजूर आपको गलत इतलात हैं, आप हमारे मुल्क के जिम्मेदार लोग हैं, आप हमारे मुल्क के काबिल तरीन साफी हैं, आप वापस हैं, हुकूमत आपको फुल प्रोटेक्शन देगी। आपको क्या प्रोटेक्शन चाहिए? हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर की, हमारे मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, हमारे मुल्क के ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर की और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। तो मेरे भाई आम हालात तो नहीं है ना, इन हालात से निकलने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। और क्या आउट ऑफ द बॉक्स है? वी आर जस्ट ओनली डिमांडिंग अ फ्रेश इलेक्शन। और मुझे एक और बात बताएं, ये अवाम से इतना डर क्यों है? अवाम के फैसले से इतना डर क्यों है? क्या ये डर है कि ये जो 87% वोट अभी इमरान खान साहब को जो कामयाबी मिली है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इमरान खान पे एतमाद, अभी हम जीत के आए हैं। पूरा पंजाब सूबाई इलेक्शन इमरान खान, अभी ये आपका फैसलाबाद और आपका ननकाना इमरान खान, ये अभी परसों रात कुरम, उससे पहले मर्दान, चारसदा, पेशावर, सारा इमरान खान। आप सोचे तो सही पूरा मुल्क किस तरफ चल पड़ा है। इस कौम से डरने की जरूरत नहीं है, इसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब खुदा ना खास्ता फौज के खिलाफ हैं, तो कल आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, उसको दोबारा इस प्रोग्राम में चलाएं ताकि उन लोगों का दिमाग दुरुस्त हो जो इस तरह के गलत इल्जाम इमरान खान साहब पे लगा रहे हैं। क्योंकि कल की स्पीच के बाद हिंदुस्तान में मातम है, हिंदुस्तान में मातम है। जो इमरान खान साहब ने बात की है कि मैं अपनी फौज के साथ हूं, मैं अपने इदारों के साथ हूं, और वो इस बात के बाद तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इमरान खान साहब वजीर आजम की कुर्सी से बैठे, जब उतरे वहां से, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की तरह मुल्क से बाहर जाके अपने सिपा सलार के खिलाफ हर्जा सराई नहीं की, अपने मुल्क में खड़े होकर ये बात की कि इमरान खान से ज्यादा मेरे मुल्क को मेरी फौज की जरूरत है। ये उसमें हिम्मत थी, अखलाकी जरूरत थी जो उसने ये बात की। और ये भी कहा कि मैं अगर अपने सिपा सलार या एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कोई बात करता हूं तो मैं तामीरी तनकीद करता हूं उनकी बेहतरी के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि इस मुल्क की बका इस मुल्क की मजबूत फौज में है। इसके बाद अगर किसी ने वैसे ही कीड़े निकालने हैं, वो उनका अपना शौक हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे लीडर इमरान खान साहब के बयान के बाद हिंदुस्तान में लोग बड़े उदास हैं कि पाकिस्तान में उनकी कोई सोच है कि सियासतदान और अवाम और फौज के बीच में गैप हो, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जो चीजें गलत हैं उसको दुरुस्त करना हमें करना पड़ेगा, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। और एक और चीज भी, ये जो घुस बैठी यहाँ पे हुकूमत में बैठे हैं अली हैदर साहब, ये 25 किलोमीटर की हुकूमत खत्म होनी चाहिए, ये अवाम से फैसला होना चाहिए। ये पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और आपका पूरा जो सिंध है, जो कराची बिलखुसूस, वहां से जो आवाज आ रही है, अली साहब एक और बात, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड हु इज गोइंग टू रूल दिस कंट्री फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। एक बात को एंडोर्स करें कि मुझे पता है क्या है, यकीन करें अभी बैठे बैठे ख्याल आया, अल्लाह की तरफ से आमद होती है, पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ख्याल आया कि तो नुक्ता बहुत ही छोटा सा है, ये तो मामला इतना छोटा सा है कि कोई बात ही नहीं है ना। मतलब आप जमहूरी पार्टी हैं, आप इस बात को मानते हैं कि मामला इलेक्शन से ही हल होगा, आवाम का फैसला ही अटल फैसला होता है, कोई शक नहीं, हर शख्स यही मानता है। अब तो फौज भी ये कहती है कि आवाम का फैसला अटल फैसला होगा। बात सिर्फ इतनी सी है सर कि इलेक्शन होना है, अपने वक्त पे होना है, लेकिन ये पूरा फियास्को क्रिएट किया हुआ है जिसमें लोगों की जानें भी जा सकती हैं, जिसमें लोगों का वक्त भी ज़ाया हो रहा है, जिसमें सड़कें भी इस वक्त जो है वो आपकी चौक हुई हैं, जिसमें आपका पूरा पंजाब हैजानी कैफियत में है। वो सिर्फ इस वजह से है कि तहरीक इंसाफ जिद पे है कि चंद महीने पहले हो जाए। अगर मैं दोबारा वही कह रहा हूं सर, अपनी वक्त पे चीज होने दें अगर, तो आप इस पूरे नहीं, अगर एक गलत बुनियाद पे इमारत बनाई जाएगी तो वो इमारत जमीन बोस होगी। वक्त इसका पूरा होना था जिसको मैंडेट मिला था
150 सीटें जीतने वाली जमात मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जो 1.5-2 करोड़ वोट लेके आई थी। 150 सीट लेने वाली जमात को खुडे लाइन करके दीवार से लगा के 85 सीट वाली जमात को बैठा के उनके साथ उन लोगों को, क्या ये मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब नहीं कहते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब को खींच कर जमीन पे रोड पे घसीट कर उनसे पैसे निकलवाऊंगा? एक मिनट पंजाब में तो 10 सीटों वाले की हुकूमत है ना सर। लेट मी स्पीक, यू पुट अ क्वेश्चन मेरे भाई। देखें, वो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिड प्लस निजाम आके बैठा दिया गया है, इसका नहीं था मैंडेट, इसने नहीं पूरे करने थे 5 साल पूरे करने थे अवाम के उस मैंडेट ने जो इस मुल्क के एक बहुत ही मकबूल लीडर इमरान खान साहब को मिले थे। आपने जब बीच में इतना बड़ा हड़बंग मचाया, आपने जो बीच में इतनी बड़ी इंटरफेरेंस होने दी, जब अमेरिका ने इंटरफेरेंस करके, मुझे आप ये बताएं, मैं पार्लियामेंट का मिनिस्टर था, अपोजिशन के लोग, किसी को नहीं पता था अदम एतमाद आ रही है। पाकिस्तान में अदम एतमाद आने से पहले अमेरिका को कैसे पता था कि अदम एतमाद आ रही है, और ना सिर्फ आ रही है बल्कि इसमें इमरान खान को गिरना भी चाहिए, और अगर नहीं गिरेगा, उसकी हुकूमत नहीं टूटेगी, तो पाकिस्तान को बड़े सख्त मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ऐसे हालात में जो हुकूमत बनी है, उसको क्या इस्तेकाक है कि वो 5 साल पूरे होने की जो है वो बात करें? हाँ, 5 साल पूरे होने की, 1 मिनट, बात वो करेंगे जिनको शुरू से मैंडेट मिला। हाँ, अगर नेचुरली अदम एतमाद आती, वो आती है जमहूरियत में, लेकिन क्या ये नेचुरल था? क्या ये सिंध हाउस को जो है मंडी नहीं बना दिया गया था? क्या एक बहुत बड़े सुपर 5 स्टार होटल में ऊपर के फ्लोर्स बुक नहीं थे? लोगों को यरगमाल नहीं रखा गया था? और आखिरी बात, फ्रेश इलेक्शन कॉल होना, अर्ली इलेक्शन कॉल होना कोई पहली बात नहीं है। जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की पहली हुकूमत थी, 18 महीने बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई। मियां साहब की पहली हुकूमत 3 साल बाद खत्म हो गई। उसके बाद जब बीबी साहिबा दोबारा आई, फिर उनको 2.5-3 साल बाद घर जाना पड़ा। मियां साहब का भी जो है अर्ली खत्म हो गया था। तो ये नया इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन होना हुकूमत में होता है। जरूरी नहीं होता कि आप 5 साल पूरे करें। अगर हालात खराब हैं, अगर इनसे हुकूमत नहीं चल रही, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, अगर 25 किलोमीटर की हुकूमत है, उनके पास मैंडेट नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, देन वी शुड गो फॉर अ फ्रेश इलेक्शन, बिकॉज़ पीपल ऑफ पाकिस्तान आर द अल्टीमेट आर्बिटर्स। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू आपने की और काफी सख्त सवाल थे जिनका आपने जवाब भी दिया सर। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हमारे साथ कमर ज़मान कारा साहब होंगे। हम उनसे पूछेंगे कि इस तहरीक को आप रोकेंगे किस तरह, अगर आपका रोकने का इरादा भी है सही, या आप मुज़ाकरात की टेबल पे क्यों नहीं आते, आप खान साहब से बात क्यों नहीं करते हैं इस वक्फे के बाद। तो ब्रेक के बाद हाजिर है, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान कारा साहब ने। कारा साहब शुक्रिया। कारा साहब, ये तो अब लग रहा है जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है, कैसे आप वापस बोतल में बंद करेंगे? और दूसरी बात यह है कि इनका जो मुतालबा इलेक्शन का है, इलेक्शन तो सिर्फ बाद में भी होने, अब भी होने हैं, तो फिर वही मान ले, इस मामले को खत्म करें। देखिए, गुजारिश ये है, जिन तो सारे मुल्क के लिए है, और फिर जिन्नात निकालने वाले भी आ जाते हैं, जिन्नात का इलाज भी होता है। लेकिन एक गुजारिश बड़ी सिंपल है, खान साहब को हम लड़ाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्या खान साहब हमारी कहने पे चल रहे होते हैं या एस्टेब्लिशमेंट हमारे कहने पे चलती है? गुजारिश यह है कि खान साहब अपने कर्मों जर्मों से, अपने रवैयों से, अपने हरकतों सकनात से अपने लिए वो जगह पैदा कर बैठे हैं। वो जिस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जिस तरह के गाली गलौज का कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, ये तो उनका अपना कमाल है इसमें। और इमरान खान के तो इस नैरेटिव पे तो सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि हैरान हूँ दिल को, रोह के पीटूं जिगर को मैं। यानी वो शख्स जो खुद सारी तबाही फैलने वाला है, खुद सारे हालात खराब करने वाला है, अब दूसरों पे इल्जाम धर के जान छुड़ाना चाहे, तो ये तो नहीं हो सकता। और इस तरह वो शायद दूसरी तरफ भी एक और प्रेशर बढ़ाना चाहता है कि मेरा आपका ताल्लुक, हालांकि खुद ताल्लुक खराब कर रहा है, खुद उनको ब्लेम कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर एक और प्रेशर कि जी आप मेरे साथ ताल्लुक खराब इसलिए कर रहे हैं कि आपको हुकूमत कह रही है। तो ये एक का प्रेशर टैक्टिक है, इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा सर, अगेन ये तो ठीक है, ये आपने इसको आपने डिबंक किया है इस पूरी सूरत हाल को कि ये प्रेशर टैक्टिक है, लेकिन सर ये प्रेशर जब तक रहेगा या जिस तरह से सड़कों पर जब तक ये रहेंगे, आपके लिए फंक्शनिंग करना मुश्किल है, गवर्नमेंट के लिए फंक्शनिंग करना मुश्किल है, आवाम की तवज्जो यहाँ पर है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भाग जाता है कि यार पता नहीं कब इस मुल्क के हालात ठीक होंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो कम से कम इन्होंने कायम रखी हुई है, उसको टैकल किस तरह करेंगे सर? देखिए, आपको इस्लामाबाद भी आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस बड़ा आराम से चल रहा है। मैं तो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। इस्लामाबाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुख्तलिफ शहरों के अंदर खान साहब
दिन 2 बजे तशरीफ लाते हैं और शाम 6-7 बजे चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जलसे करते हुए वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बन गई है, कौन सा मुल्क में तातुल आ गया है, कौन से कारोबार मुमलिकत बंद हो गया? कुछ नहीं हुआ। अच्छा सर, वो और हमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है इसका। सर वो पता है क्या हो क्या रहा है, मतलब आप तो माशाल्लाह ज़्यादा प्रिवी हैं इस चीज़ के। हम जब कोई इंटरनेशनल चैनल लगाते हैं तो वो उसका पोर्ट्रेल ऐसा कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान इज अंडर सीज राइट नाउ, अंडर सीज ऑफ इमरान खान राइट नाउ। अब उससे आपको पता है फिर इससे मैशत पे नुकसान ये होता है, इन्वेस्टर जो है वो अगर बाहर से आना भी चाहता है तो वो भी डर जाता है, लोग डर जाते हैं, टेलीविजन पे एक हैजान मचा होता है, उन्होंने मचाया होता है। तो सर ये उसका एक तासुर तो ऐसा जा रहा है ना सर। तो ये बात इमरान खान को भी समझाइए, वो उन्हें कहिए कि ना करें ऐसी हरकतें जिससे ये हालात बने। वो कहते हैं जी हमारा जमहूरी हक है, उनसे तो हम बात करते हैं, कहते हैं हमारा जमहूरी हक है जी, आप कैसे रोक सकते हैं? उनका जमहूरी हक है तो आपका मेरा तो कोई हक ना हुआ। फिर उनका जमहूरी हक है, लेकिन उनका जमहूरी हक मुल्क के नुकसान में नहीं हो सकता। उनका जमहूरी हक ऐसे इस्तेमाल होना चाहिए जिससे मुल्क का फायदा हो। आप अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए दूसरों के जमहूरी हक बंद करें या मुल्क का नुकसान करें, ये कोई जमहूरी हक नहीं है। और ये बात खान साहब को समझनी चाहिए। कर साहब मुझे वो दिन याद है, आज भी सर्दियों के ये दिन थे और कादरी साहब ने पहला धरना दिया था इस्लामाबाद में, 4 या 5 दिन बैठे थे गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यू वर द वन, गवर्नमेंट भी आपकी थी, यू वर द वन हु वेंट इन देयर एंड नेगोशिएटेड, और उसके चंद मिनट के बाद कादरी साहब हाथ हिलाते हुए आगे थे, धरना खत्म हो गया था। सर आप और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोलिटिकली एंगेज करने की माहिर है, सर आप इनको पोलिटिकली एंगेज क्यों नहीं करते हैं? सर हमें कोई एतराज नहीं है। आप याद कीजिए जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी 2018 में, तो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप यानी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम अपने केसेस निपटते रहेंगे, लेकिन तुम पाकिस्तान को आगे बढ़ने की तरफ लेके चलो, हमारी तरफ से तावन मिलेगा। जरदारी साहब ने कहा था कि सारे मिलकर इस मुल्क को मसाइल के हल की तरफ लेके जा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं। उसके जवाब में खान साहब ने क्या कहा? गालियां दी, एनआरओ के नारे मारे यार। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई, फिर हमने क्या किया? फिर हमने इनको ऑफर की। आज भी हम कह रहे हैं और अभी भी मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए होती है, डेमोक्रेसी डेडलॉक के जरिए नहीं होती। वो रास्ता नहीं इस्तेमाल करती। लेकिन खान साहब शर्त लगा के मुज़ाकरात चाहते हैं, शर्तों से मुज़ाकरात नहीं होते। मुतालबे हो सकते, आप मुतालबे कर सकते हैं, लेकिन उन मुतालबों के साथ आप डायलॉग की टेबल पे बैठते हैं और फिर देखा जाता है कि क्या चीज मानी जा सकती है क्या नहीं। उनके भी कुछ मुतालबे होंगे, हमारे भी कुछ मुतालबे होंगे, उस पर बैठ के बात हो सकती है। लेकिन अगर वो शर्त आयद करे कि ये मैं, उनकी सियासत का तरीका कार ये है। और अब आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी यही कहना शुरू कर दिया है, अच्छा यार खान तो ऐसा है ना, आप मान लो ना, छोड़ो ना, इमरान खान तो कर रहा है, आप मान लो ना। तो ये मुनासिब नहीं है। हाँ, खान साहब अगर डायलॉग करना चाहते हैं तो बिल्कुल, हमें डायलॉग से कोई इनकार नहीं। अच्छा सर, ये कल ना नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था, उसमें उसका मैं पूरा मतन तो नहीं पढ़ता, लंबा ट्वीट है। उन्होंने ये कहा था, मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था ले आया है, 2000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है। सर ये इस पे जरदारी साहब भी ऑन बोर्ड है, इस फैसले पे दीगर जमातें भी ऑन बोर्ड हैं सर कि यही करना है? ये पहली गुजारिश है कि तल्ख बातों के जवाब में कितना अरसा आप बर्दाश्त करेंगे? अल्टीमेटली आप भी तल्ख जवाब देंगे। खान साहब अपने साथ 2000 का ना सही 10,000 का जत्था लेके चल रहे होंगे, 20,000 का लेके चल रहे होंगे। वो क्या है कि दिन में 2 बजे तशरीफ लाते हैं, लोग इकट्ठे हुए, जलसा किया, अस्सलाम वालेकुम, फिर लाहौर चले गए, फिर सवेरे उठ के आ गए। तो इस तरीके से वो लोगों को लेके आ रहे हैं। कौन से लाखों लोगों का और कौन सा सारा कारोबार मुमलिकत बंद पड़ा है? खान साहब आ रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब ने जो कुछ कहा है, बुनियादी तौर पे एक तो जो इस वक्त तल्ख माहौल है, उस माहौल के अंदर इसी तरह की गुफ्तगू होगी। उनकी, हमारी जमातों की भी अपनी एक फॉलोअरशिप है। हमने पाकिस्तान के लोगों को भी तसल्ली देनी है, हमने इन्वेस्टर्स को भी तसल्ली देनी है, हमने डिप्लोमेटिक कोर को भी तसल्ली देनी है, हमने इस मुल्क के कारोबारी तबके को भी तसल्ली देनी है। हमने उनको भी हौसले में रखना है कि ऐसा कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। तो उसके जवाब में कुछ ऐसी बातें होती हैं, लेकिन एक तो तय है ना। अच्छा ठीक है, काला साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, बल्दियाती कानून के हवाले से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान में डेडलॉक खत्म हो गया है। सिंध काबीना ने मेयर कराची के इख्तियारात बढ़ा दिए हैं।
जिसके बाद अब कराची का आइंदा आने वाला मेयर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड समेत तमाम बड़े शहरी इदारों का चेयरमैन होगा। काबीना इजलास के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बताया कि सैलाबी सूरत हाल के बायस असम्बली इजलास नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए सिंध काबीना ने सूबे के मुंतखब नुमाइंदों खुसूसन मेयर कराची को मजीद इख्तियारात देने के लिए सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम करने की समरी गवर्नर के ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूर कर ली है। वो हो जाएगा। इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीखी फैसले में सिंध हुकूमत को हिदायत की थी कि बल्दियाती इदारों को आइन के आर्टिकल 140(a) के तहत बाइख्तियार बनाया जाए। खबरों के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तरामीम पर सिर्फ MQM पाकिस्तान से मशावरत की, जो मरकज में इसके इत्तहादी है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने दरीना मसले पर कशीदगी खत्म कराने में अहम किरदार अदा किया। MQM ने बल्दियाती कानून की मंजूरी को खुशाइंद करार दिया है। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी से मामलात कुछ हद तक आगे बढ़े हैं। नए कानून के बाद मेयर को काफी इख्तियारात मिल जाएंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने धमकी दी है कि फौरी इलेक्शन के लिए धरने, हड़ताल, वज़ीर आला हाउस के घेराव समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब। हाफिज साहब शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, अब तो एक डिमांड ये तो आपकी भी थी कि इख्तियारात में इजाफा होना चाहिए मेयर के, वो तो उन्होंने कर दिया। हाँ, मशावरत आपसे नहीं की, ये गलत बात है, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर दी सर। तो अब ये अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा क्यों सर? नहीं, इलेक्शन तो अर्ली ही होना चाहिए। इलेक्शन का तो इख्तियारात से ताल्लुक भी नहीं है। ठीक, देखें, इलेक्शन को से भागने का तो कोई जवाब ही नहीं है। ठीक, नहीं आपको लगता है करवाएंगे नहीं अब? नहीं, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो चीज तय की है इन्होंने आपस में, ये तो खेलते रहेंगे। और इख्तियारात अगर पीपल्स पार्टी ने दिए हैं तो वो सामने लाएं कि उसके बायलॉज क्या हैं, उसको जो चेयरमैन बनाया उसके इख्तियारात क्या हैं, उसकी पूरी तफसील सामने आनी चाहिए। ताकि चूंकि असेंबली का तो इजलास नहीं हुआ और सेलेक्ट कमेटी जो बनी हुई थी जिसमें सारी पार्टियां मौजूद थी, उससे मंजूरी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी काबीना के जरिए से इन्होंने हमारे मुतालबे के मुताबिक, हमने तो 29 दिन का धरना दिया था ना, एहतिजाज किया था, फिर हमसे एग्रीमेंट किया था पीपल्स पार्टी ने और कौम के सामने बयान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिद्दोजहद की है। अब अगर इन्होंने इसको कर दिया है तो हम इसको वेलकम करेंगे, लेकिन इसकी तफसील सामने आए। लेकिन इस इख्तियार को देने का कोई ताल्लुक इंतखाब से नहीं है। इंतखाब से क्यों भाग रहे हैं? एक तरफ तुम ये कह रही है कि हमारे मुतालबे माने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रही है कि अगस्त में इंतखाब कराओ। भाई 2 साल से जायद हो गए, 2 साल हो गए, बल्दियाती इंतखाब नहीं हुआ, तो ये बल्दियाती इंतखाब से भाग क्यों रहे हैं? और मेयर का ये इख्तियार जो इन्होंने दे दिया है, तो अगर इंतखाब ही नहीं होगा तो इस इख्तियार को प्रैक्टिस कैसे करेगा? नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा फिर तो, जो इस वक्त बना हुआ है, जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसका मतलब है कि MQM इसके लिए राजी हो गई कि इख्तियार तो पीपल्स पार्टी के ही हाथ में रहना चाहिए, चाहे वो जाहिर है इस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेटर तो पीपल्स पार्टी के हैं और सूबा सिंध में उनकी हुकूमत नहीं सर, वो भी तो चाहेंगे ना कि चूंकि उनके पास शहरी सिंध खासतौर पे कराची में उनके पास जो है वो हमेशा मैंडेट रहा है, तो वो तो चाहेंगे, वो भी चाहेंगे इलेक्शन हो ताकि वो मैंडेट वो हासिल करें। अगर वो चाह रहे होते तो हाई कोर्ट में क्यों जाते? वो चाह रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते? वो चाह रहे होते तो आज इन्होंने क्यों कहा कि अगस्त में होने चाहिए? इसका मतलब ये है कि ये तो इन्होंने मिली भगत की है कि ठीक है, जरा चुप कराने के लिए इख्तियारात की भी हम समरी घुमा देते हैं, इलेक्शन तो हम कराएंगे नहीं, तो मेयर अगर होगा तो उसको इख्तियार मिलेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने इस समरी को अप्रूव किया है तो उसकी तफसील सामने आए, हम वेलकम करेंगे। इसलिए कि हम वो लोग नहीं है कि जाती दुश्मनियां करें। हमारी जिद्दोजहद है, हमने धरने दिए, हमने एहतिजाज किए, हमने कुर्बानियां दी हैं। तो अब इसके नतीजे में अगर एम्पावरमेंट हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन भी तो कराओ ना। इलेक्शन कराओगे नहीं तो नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर होगा, MQM इनकी गोद में बैठी होगी, सारी लूटमार हो रही होगी, 14 अरब के पैच वर्क के काम को 13 अरब रुपए खा जाएंगे और हमारे जो है वो कलेजे पे मुंह डलते रहेंगे कराची के 3 करोड़ लोगों पे। तो इंतखाब से फरार का कोई रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह इनका ताक़ुब करेंगे। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है और हम सड़कों पे भी एहतिजाज करेंगे, हमारा आईनी हक है। इसलिए MQM और पीपल्स पार्टी धोखा ना दे लोगों को। चले ठीक है, हाफिज साहब इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। चलेंगे वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि एक तो शहबाज शरीफ साहब चीन का दौरा कर ही रहे हैं, अमेरिका ने अब बाकायदा हिंदुस्तान को अपना इत्तेहादी बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कितने खतरे की बात है, इस वक्फे के बाद।
जफर हिलाल हैं अमेरिका में मौजूद डेमोक्रेट तजिया निगार अनिला अली साहबा है। जफर साहब, आगाज में आपसे करूंगा। अब चूंकि भारत ने अमेरिका ने तय कर दिया है, बाकायदा इस चीज को डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, तो सर एक तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। मैं मानता हूं अमेरिका उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है और एक बहुत बड़ी सुपर इकोनॉमिक पावर बन चुका हुआ है और मिलिट्री पावर भी है, लेकिन क्या पाकिस्तान को यकसर फरामोश कर देना पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन छोड़ता है? मेरे ख्याल में अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं ना। अब तो अमेरिका ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि इंडिया को हम तगड़ा करेंगे, इतना तगड़ा करेंगे कि वो चीन का मुकाबला कर सकेगा। तो इसके माने इन द प्रोसेस पाकिस्तान को तो फिर वो तबाही कर देगा। अगर वो चीन के साथ लड़ सकता है और इतना स्ट्रेंथन होना है तो हम क्या हैं फिर। लिहाजा हमारा अब तो पॉलिसी ऑब्वियस हो गया है। हमें कौन तगड़ा करेगा, हमें कौन मदद करेगा। मैं नहीं कहता कि हमारे लिए वो लड़े, हम खुद लड़ेंगे, मगर जरूर हमारे हथियार, हमारे वेपन्स अप टू डेट, मॉडर्न, लेटेस्ट, इसकी तो हमें जरूरत होगी। और कोई एक मुल्क नहीं है जो हमें वो देगा या हमें तगड़ा करेगा। अब सिर्फ और सिर्फ चीन है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, इसमें अगर ये शहबाज शरीफ उनको जाके ये नहीं समझाता है, अब देखिए ये एक सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें चीन के साथ अच्छी दोस्ती चाहिए या अच्छे दोस्त हम हैं। हमें करना है, वी हैव नो ऑप्शन। ये दुनिया तकसीम हो रही है ग्रुप्स में, जैसे कोल्ड वॉर में हुआ था। और जब कोल्ड वॉर में हुआ था हम जाके अमेरिका के साथ खड़े थे और उससे हमने फायदा उठाया, खास तौर इन द मिलिट्री फील्ड। ये दूसरी बात है कि अमेरिका फिर दोगलापन पे आ गया, उन्होंने छोड़ दिया, असली मौके पे हमें उन्होंने भाग गए। मगर फिर भी उनका सपोर्ट और उनके वेपन्स हमारे लिए मदद आए थे, मदद मिला था। ये नॉन अलाइनमेंट नहीं चलेगा अभी साहब। हमें खड़े होके कहना चाहिए हमारा दोस्त क्या है, और हमारे दोस्त को हमें पूछना चाहिए तुम क्या करोगे हमारे लिए, और वो करेंगे, क्यों नहीं। हाँ, एक कंडीशन, अगर वो बिलीव करते हैं, अगर वो मानते हैं कि हम भी उनके साथ दोस्ती में खड़े होंगे, नहीं कि हम अमेरिका जैसे वो कहते हैं, जैसे किताब में लिखा है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, कि उनकी पॉलिसी रही है कि हमारी लीडरशिप को खरीदो इनको। नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान पढ़े, हर बुक स्टोर में है पाकिस्तान के। अच्छा हिलाली साहब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा एंड वी नीड चाइना फॉर दैट। क्या चाइना की भी हम मजबूरी है, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है सर, लेकिन क्या चाइना की हम मजबूरी है कि वो इंडिया के अगेंस्ट पर हमें खड़ा करे? भाई क्यों नहीं। एक न्यूक्लियर पावर, एक पुराना एंड गुड फ्रेंड, एक ऑल वेदर फ्रेंड, एक न्यूक्लियर पावर, और उनके बॉर्डर्स और हमारे बॉर्डर्स ज्वाइन करते हैं। आपको पता है लद्दाख और इधर उधर, ऑफ कोर्स आधी अमेरिका, आधी हिंदुस्तान का फौज तकसीम होगा। भाई 75% फौज हिंदुस्तान का तो पाकिस्तान से बॉर्डर कर रहा है ना इस वक्त, डिप्लॉयड ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर। तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, हम उनकी बड़ी मदद कर सकते हैं। अनिला, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी हिलाली साहब की भी। सवाल भी मेरा आपसे यही है कि आप इस ग्राउंड रियलिटी को हम पाकिस्तानी मानते हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका हुआ है, तो अगर अमेरिका ने इंडिया की सिलेक्शन की है तो नो सरप्राइज, लेकिन हमें अपना भी डेफिनेटली सोचना होगा। क्या अब ये भारत जो है वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट बन रहा है, और पहले भी था, लेकिन अमेरिका क्या सोच रहा है? पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिका की पॉलिसी से खारिज हो चुका हुआ है। देखिए, ये जो नई पॉलिसी है, इसमें सिर्फ एक जो ज्यादा नई चीज है वो ये है कि चाइना की राइज अमेरिका देख रहा है और उसको प्रायोरिटाइज कर दिया है कि पहले रशिया था,
अब चाइना हो गया, चाइना की राइज को कर्ब करना है। तो इसका मैं जिस तरह से इसको समझती हूँ, वो मुझे ये लगता है कि इट्स ऑल अबाउट चाइना राइट नाउ, क्योंकि चाइना आपको पता है राइजिंग पावर है। और उसके अलावा आप देख लें कि रशिया का जो अभी इंटरवेंशन है यूक्रेन में, उनकी ताकत ज़रा सी वीक हो गई है। पहले अमेरिका समझता था कि रशिया में कैपेबिलिटी है, और जब उन्होंने यूक्रेन को अटैक किया था तो वही इसका टेस्ट था, ये देखना कि उनके पास कितनी कैपेबिलिटी है। लेकिन ये हुआ कि उनकी डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटी निकली। उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी अब है उसमें ये है कि अब यूक्रेन का आगे पता नहीं है। ये पॉलिसी ज़रा देर में भी आई, बिकॉज ये चाह रहे थे कि देखें यूक्रेन में रशिया क्या कर रहा है, और उसके बाद उन्होंने रशिया को तो डाउनग्रेड कर दिया और चाइना की राइस को कर्ब करना चाहते हैं। उसके अलावा अमेरिका के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं इस वक्त कि जो यूरोपियन। अली साहब सॉरी, वक्त कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र अली साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम यहाँ खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।